नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्र एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम तक पर। दोस्तों, हिस्ट्री के धमाकेदार टेस्ट की दूसरी इंपॉर्टेंट क्लास लेकर एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूं। आप लोगों से दोस्तों आज मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने पहले वीडियो को जब देखा तो देखा कि आप लोग वीडियो को स्किप करके देख रहे हैं। बट दोस्तों, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप सक्सेस को प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप हिस्ट्री में पूरे अंक प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपकी थ्योरी भी तो कंप्लीट करा रहा हूँ। इसलिए जब भी आप हमारे साथ हिस्ट्री के धमाकेदार टेस्ट को देना शुरू स्टार्ट करें तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए और एक नोटबुक लेकर बैठें। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको लग रहे हैं उसको नोट करते चलिए और दिन भर में उसको एक बार कम से कम अपने ही आपके मुख से उसको एक बार पढ़िए। इस प्रकार से आपकी हिस्ट्री इंप्रूवमेंट होगी। तो आशा करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य ही देखेंगे। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि मोहम्मद साहब पैगंबर जो हैं, इनके जन्मदिन पर कौन सा पर्व मनाया जाता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आप लोग कह रहे हैं कि ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, इसलिए इसको याद रखेंगे। हजरत मोहम्मद साहब की बात करते हैं दोस्तों, तो मैंने आपको कई बार बताया, आज फिर से रिपीट करता हूँ जिससे कि चीज़ें आपको याद हो जाएं कि हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था। तो 570 ईस्वी में हुआ था। मैंने आपको कई बार बता दिया है। और कहाँ पर हुआ था तो ये भी आपको बताया है कि मक्का में हुआ था। आज एक इंपॉर्टेंट और नोट कर लीजिए कि किस कबीले में हुआ था। तो कुरैश कबीले में हुआ था, क्योंकि मैंने देखा कि प्रीवियस ईयर में ये भी क्वेश्चन पूछा गया किस कबीले में हुआ था। तो कुरैश कबीले में हुआ था। बात करते हैं दोस्तों इनकी, तो इनकी माता का नाम अमीना और पिता का नाम अब्दुल्ला था। आपको पता ही पता है। और ये बात याद कर लीजिए कि इनकी शादी जो थी इसको कब हुई थी, तो 25 वर्ष की अवस्था में एक खदीजा नामक विधवा के साथ। किसके साथ? एक खदीजा नामक विधवा के साथ हुआ था। इनकी मृत्यु 632 ईस्वी में हुई थी। ये आपको पता ही पता है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऐसे जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उसको नोट करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने अपने किस शिलालेख में यह आदेश दिया कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें? बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है कि राजा और उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। किसमें कहा है? तो दोस्तों, इसने आपके अशोक ने अपने 10वें शिलालेख में इसका उल्लेख किया है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 7वें और 8वें शिलालेख में इन्होंने उनकी तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। इसमें 10वें शिलालेख में कहते हैं कि राजा और उच्च अधिकारी को हमेशा अपने प्रजा के हित में सोचना चाहिए। बात करते हैं दोस्तों, जो इनके शिलालेख हैं इसकी खोज किसने की थी? ये बहुत ज़्यादा आपसे पूछा जाता है। तो इनके शिलालेखों की खोज की थी आपके पादरेटी फैंथैलर ने। किसने? आपके पादरेटी, नोट कर लीजिए, परीक्षा में कई बार आपसे पूछा गया है। तो पादरेटी फैंथैलर ने सन 1750 ईस्वी में इनके शिलालेखों की खोज की थी। आपको पता होगा कि इनके अभिलेखों की खोज किसने की थी। ये तो क्वेश्चन आपसे कम से कम 50 बार पूछा गया है और आप लोगों को याद भी हो गया कि इनके अभिलेखों की खोज की थी आपके जेम्स प्रिंसेप ने। किसने? आपके जेम्स प्रिंसेप ने सन 1837 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बन जाता है कि शक संवत किसने चलाया। तो शक संवत की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपके कुषाण वंश के सबसे प्रतापी शासक कनिष्क ने शक संवत चलाया था। शक संवत की यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं तो अपनी राजगद्दी पर बैठने के समय ही इन्होंने शक संवत चलाया था और इसे आज भारत सरकार भी इसको प्रयोग में ले रही है। कनिष्क की बात करते हैं दोस्तों, तो कनिष्क जो था यह जो बौद्ध धर्म है, इसकी बौद्ध धर्म की महायान जो संप्रदाय है, महायान संप्रदाय ने उसका अनुयायी था। इस बात को याद करिएगा। और शक संवत इसने सन 78 ईस्वी में इसने चलाया था। इस बात को भी याद रखिएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको लिखा दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छी लेवल का है और अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए कि एक चीनी जनरल है आपके पेन चौवा। नाम बड़ा हार्ड है दोस्तों, इसलिए नोट कर लीजिए कि पेन चौवा जो है इन्होंने ही कनिष्क को हराया था। ये क्वेश्चन मैंने देखा है कि कई बार एसएससी में पूछा गया है कि आपके किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था। तो आपको याद रखना है कि पेन चौवा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि चंद्रगुप्त द्वितीय किसके उत्तराधिकारी थे। जो चंद्रगुप्त द्वितीय साहब हैं ये किसके उत्तराधिकारी थे? गुप्त वंश से क्वेश्चन है और एंशिएंट हिस्ट्री का ये ऐसा क्वेश्चन है जो परीक्षा में कई बार आपसे पूछ लिया गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा कि समुद्रगुप्त का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। तो उनके ही उत्तराधिकारी थे चंद्रगुप्त द्वितीय। दोस्तों, समुद्रगुप्त की बात करते हैं तो ये विष्णु के उपासक थे। किसके? ये विष्णु के उपासक थे। और इनके दरबारी कवि कौन थे? तो इनके दरबारी कवि, इनका नाम आप लोगों को पता होगा, हरिसेन थे। कौन थे? आपके हरिसेन थे। और हरिसेन जो थे इन्होंने ही इलाहाबाद जो आपकी प्रशस्ति लेख है इसकी रचना की थी। समुद्रगुप्त की बात करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों ये प्रथम गुप्त शासक थे जिन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त शासक थे। इस बात को भी नोट करके चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि शहाबुद्दीन मोहम्मद गौर का शासक कब बना। दोस्तों, अब हम आ गए हैं मिडाइवल हिस्ट्री में। आप लोगों ने कल हमने 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कराए थे, उसमें आप लोगों का रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं मिला था, इसलिए आज हमने क्वेश्चनों की संख्या कम कर दी है, क्योंकि आप लोग आधे घंटा का वीडियो नहीं देख पाते हैं, इसलिए मैंने आपके क्वेश्चन कम कर दिए, 15 क्वेश्चन कर दिए। बट थियरी पूरी कंप्लीट करा रहा हूँ, इसलिए थियरी को सुनना है पूरा और अंत तक वीडियो में बने रहना है।
शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासक कब बना? तो सही उत्तर हो जाएगा सन 1173 ईस्वी में। गौर की यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं तो यह दोस्तों महमूद गजनवी के अधीन एक छोटा सा राज्य था और इसका शासक बनता है 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। बात करते हैं मोहम्मद गौरी भारत पर अपना पहला आक्रमण कब करता है? ये आपसे परीक्षा में कई बार पूछ लेता है। तो सन 1175 ईस्वी में। गद्दी पर बैठने के 2 वर्ष बाद सन 1175 ईस्वी में यह भारत पर पहला आक्रमण करता है और किसके विरुद्ध? तो मुल्तान के विरुद्ध करता है, मुल्तान के विरुद्ध करता है। दूसरे आक्रमण किसकी बात करते हैं जो परीक्षा में कई बार पूछ लिया गया क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और स्टार करके नोट करेंगे कि दूसरा आक्रमण इसने 1178 ईस्वी में किया था और यह आपके पाटन गुजरात पर था, पाटन गुजरात पर था। और इंपॉर्टेंट तो इसलिए बनता है क्योंकि यहाँ के जो शासक थे भीम द्वितीय, इन्होंने आपके मोहम्मद गौरी को बुरी तरह पराजित कर दिया था। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम किसने पराजित किया? तो भीम द्वितीय ने। ठीक है, इस बात को नोट करके चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि जमैयत खाना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? जो जमैयत खाना मस्जिद है इसका निर्माण किसने करवाया था? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सही उत्तर हो जाएगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? आपके अलाउद्दीन खिलजी ने। खिलजी वंश का सबसे प्रतापी शासक अलाउद्दीन खिलजी, जो आपके 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक आपके दिल्ली की गद्दी पर आसीन रहा। और इसके बारे में आज एक ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा जो आपके लिए आप लोगों ने हो सकता है कि अभी तक ना सुना हो, लेकिन आज आप लोग सुन लीजिए कि दोस्तों आपने खम्स का नाम सुना है? खम्स नहीं सुना है तो जान लीजिए कि लूट का जो धन होता था, लूट का धन, उसको खम्स कहते थे। तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ऐसा शासक था जिसने जो खम्स है, जो लूट का धन है, इसमें जो सम्राट का हिस्सा होता था, इसमें जो आपके सम्राट का हिस्सा होता था, सम्राट का हिस्सा वो होता था दोस्तों 1/4 भाग। कितना होता था? 1/4 भाग। मतलब अगर 4 चीज़ों की चोरी हुई है, लूट हुई है, तो उसमें 1 भाग सुल्तान का होता था। लेकिन वो जो खम्स जो लूट की धन थी उसको इन्होंने 1/4 से 3/4 भाग कर दी, उसको बढ़ाकर 3/4 भाग कर दी कि अगर 4 चीज़ों की चोरी होगी तो 3 चीज़ आपका सुल्तान का रहेगा। इसलिए इस बात को नोट करिएगा। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जिसने खम्स में सम्राट का हिस्सा 1/4 से बढ़ाकर 3/4 भाग कर दिया, तो अलाउद्दीन खिलजी का नाम नोट करिएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने ही जो भू राजस्व की दर थी उसको उपज का 1/2 भाग बढ़ाकर कर दिया था, भू राजस्व को उपज का 1/2 भाग कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताए थे और आगे जब भी वीडियो आएगा तो बताता ही रहूँगा। किसने सीरी का किला बनाया था, अलाई दरवाजा बनाया था, इस बात को हजार खंभा महल बनाया था, इसका निर्माण कराया था, ये भी मैं आपको बताता रहूँगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि दीवान ए खैरात और दीवान ए बंदगान नामक नया विभाग किसने बनाया था? बहुत लोग कहेंगे कि सर आप क्वेश्चन बहुत हार्ड लेकर आते हैं और बहुत लोग कहेंगे सिंपल। दोस्तों मैं ना पेपर सिंपल आपके लिए लेकर आता हूँ, प्रैक्टिस सेट, और ना हार्ड। मैं आपको कोई क्वेश्चन आपको सिंपल लगे, कोई हार्ड लगेगा, इसलिए मॉडरेट लेवल का लेकर आता हूँ जो परीक्षा में पूछा गया है, जो प्रीवियस ईयर का है और जो संभावित है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इसलिए जो भी क्वेश्चन लिखा रहा हूँ उसको नोट करते चलिए कि दीवान ए खैरात और दीवान ए बंदगान नामक नया आपके विभाग किसने बनाया था? तो सही उत्तर दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। जो फिरोज शाह तुगलक साहब हैं, इन्होंने दीवान ए खैरात और दीवान ए बंदगान नामक आपके नए विभाग की स्थापना की थी। और एक विभाग है जिसकी स्थापना उन्होंने की थी जो आपसे पूछ सकता है, इसका नाम याद करिए कि दीवान ए इस्तिहाक, दीवान ए इस्तिहाक नामक विभाग की भी स्थापना उन्होंने की थी। कल एक विभाग मैंने आपको बताया था कि दीवान ए कोही, ये क्वेश्चन कल हमारे पास आया था कि दीवान ए कोही नामक नए विभाग की स्थापना किसने की? मुझे लगता है कि आप लोगों को ठीक ठीक याद होगा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगर क्वेश्चन आ जाए कि दीवान ए अर्ज, दीवान ए अर्ज, तो दीवान ए अर्ज एक दोस्तों क्या था? दोस्तों एक सैन्य विभाग था। इसकी आपके इसको किसने बनाया था? तो इसको आपके बलबन ने बनाया था, इस बात को नोट करिएगा। और एक प्रकार का सैन्य विभाग था। और हमने कल आपको बताया ही था कि दीवान ए मुस्तखराज एक विभाग है जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दसवंत एवं बसावन किसके दरबार के चित्रकारी थे? तो आपको मैंने कल ही ये बात इंपॉर्टेंट करके नोट कराई थी क्योंकि आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि अब्दुल समद आपकी किसके दरबार के सबसे प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो अकबर के। और उसी में मैंने नोट करा था कि अकबर के 2 और प्रसिद्ध चित्रकार हैं जो आपसे पूछ सकता है कि दसवंत और बसावन। तो दसवंत एवं बसावन अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार हैं और अब्दुल समद भी प्रमुख चित्रकार आपके हो जाते हैं। अकबर के बारे में तो कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको रोज लिखाता रहता हूँ, बट आज एक नई बात जान लीजिए कि दोस्तों जो जैन धर्म के जैनाचार्य थे, जैन धर्म के जैनाचार्य, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि जैन धर्म के जैनाचार्य, इनका नाम हरिविजय सूरी है। इसको नोट करिए पहले, कौन आपके? हरिविजय सूरी, हरिविजय सूरी। इनको आपके अकबर ने जगत गुरु की उपाधि थी, जगत गुरु की उपाधि दी थी। इस बात को नोट करके चलिएगा कि आपके जगत गुरु की उपाधि दी थी इसको आपके हरिविजय सूरी को। ये जैन धर्म के जैनाचार्य थे। अकबर के बारे में ये बात बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको नोट करके चलनी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? किसके शासनकाल को आपके स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? दोस्तों आप लोग स्थापत्य कला मतलब कि जो स्थापित हो, जैसे ताजमहल, जैसे आपके दिल्ली का लाल किला, जैसे दिल्ली का आपके जामा मस्जिद, ठीक है, ये सब चीज़ें। और ये इसके निर्माण किसने कराया था? लाल किला, दिल्ली का ताजमहल, जामा मस्जिद, तो आप लोगों को भली भांति याद है किसने? आपके शाहजहां ने। और इसीलिए नोट करके चलेंगे कि शाहजहां के शासनकाल को ही आपके मुगल काल का स्थापत्य काल, आपके मुगल काल के स्थापत्य काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां का शासनकाल हमने आपको कल ही नोट करा था कि 1627 से लेकर 1637 आपके 57 ईस्वी तक। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप इतिहास के इस वीडियो को देखने लगेंगे जो शाम के 4 बजे आपको आता है, रोज अगर आपकी आदत पड़ गई तो बहुत सारी चीज़ें आपकी रिपीट होती रहेंगी। बार बार जब रिपीटेशन आपका बना रहेगा तो अगर आप क्लास को सिर्फ देख ही रहे हैं, बस नोट ही कर रहे हैं, तब भी आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, ये मेरी गारंटी है। इसमें होता क्या है दोस्तों कि जब जैसे शाहजहां का नाम कल भी आया था, आज भी आया, शासनकाल कल भी बताया था, आज बता रहा हूँ, ताजमहल के बारे में कल भी बताया था, आज बता रहा हूँ, तो बार बार अगर मतलब कि वही चीज़ें रिपीट होती हैं तो आपको चीज़ें याद हो ही जाती हैं। चलिए, शाहजहां के बारे में कल तो कई सारी चीज़ बताई थी, आज कुछ नया जान लेते हैं शाहजहां के बारे में। शाहजहां के प्रमुख चित्रकार, जैसे हमने अकबर के बारे में जाना, वैसे जान लीजिए कि इनके 2 चित्रकार परीक्षा पूछ लेते हैं। एक का नाम है आपके मोहम्मद फ़कीर और एक का नाम है मीर हाशिम। ये आपके शाहजहां के शासनकाल के चित्रकार थे, शाहजहां के शासनकाल के चित्रकार थे। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि मोहम्मद फ़कीर और मीर हाशिम किसके दरबार के चित्रकार थे, तो आपकी कहेंगे कि शाहजहां के शासनकाल के। 1638 ईस्वी में दोस्तों शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली लाने हेतु, इनकी जो राजधानी थी उसको आपके आगरा से दिल्ली लाने हेतु जो जमुना नदी है, इसके यमुना नदी के तट पर एक नए नगर की स्थापना की, जिसका नाम है शाहजहानाबाद। इस बात को नोट करके चलिएगा। शाहजहानाबाद की नींव उसने कब डाली थी? तो 1638 ईस्वी में। क्यों डाली थी? तो अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने हेतु। कब? तो 1638 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। 5 क्वेश्चन आपके एंशिएंट का, 5 क्वेश्चन मेडाइवल का और 5 क्वेश्चन आपके मॉडर्न का। कितना अच्छा है। और हमने जब कल 30 क्वेश्चन लेकर आया था तो 10 क्वेश्चन था आपके एंशिएंट का, 10 मेडाइवल का और 10 आपके मॉडर्न का। तो सबके आपके रिवीजन आपका चल रहा है, रिवीजन भी चल रहा है, और जो इन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए आपके ये थ्योरी वाइज भी चल रही है, क्योंकि कितनी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए इसको तो क्लास बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ भी आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं तो करता हूँ कि जो CHS वाले हमारे विद्यार्थी हैं वो भी अगर आप इसको आकर देखें तो बिल्कुल उनके लिए भी आपके ये उचित रहेगा, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं। जहाँ भी हिस्ट्री के क्वेश्चन आ रहे हैं, चाहे जो भी एग्जाम हो, चाहे SSC का एग्जाम हो, चाहे यूपी के कोई भी एग्जाम हो, SI हो, कांस्टेबल हो, लेखपाल हो, PET का एग्जाम हो, चाहे ग्रुप डी का एग्जाम हो, NTPC का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, अगर हिस्ट्री क्वेश्चन आ रहा है तो यहीं से क्वेश्चन आएगा। इसलिए इसको सीरीज को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं। देखिए, डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की? SSC में ये क्वेश्चन कम से कम आपके 15 से 20 बार पूछा गया, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन वहाँ से आपका रिसीव कर लिया है कि डचों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ पर स्थानांतरित की, आपके कहाँ पर स्थापित की थी? तो मसूलीपट्टनम में। कब? तो 1605 ईस्वी में। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि दूसरी व्यापारिक कोठी कहाँ पर स्थापित की, तो दूसरी व्यापारिक कोठी इन्होंने अपने पुलिकट में स्थापित की थी, पुलिकट में। और इंपॉर्टेंट बात पुलिकट के लिए क्या हो जाती है, चलिए आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोग याद करिएगा कि पुलिकट में ही इन्होंने इनके जो अपने स्वर्ण के सिक्के होते थे, जिनको ये लोग आपके क्या कहते थे, आपके पैगोड़ा यहीं पर ढाला था। पैगोड़ा जो है इन्होंने यहीं पर ढाला। तो क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि डचों ने अपने स्वर्ण सिक्के पैगोड़ा को कहाँ पर आपके ढाला था, तो कहेंगे कि आपकी पुलिकट पर। कहाँ पर? आपके पुलिकट में। और पुलिकट क्या है? तो उनकी दूसरी व्यापारिक कोठी। प्रथम क्या है? तो मसूलीपट्टनम में। कब? 1605 में। नेक्स्ट, कॉर्नेलियन हाउटमैन प्रथम डच यात्री था, इस बात को भी नोट करिएगा। किस सिख गुरु ने अकाल तख्त का निर्माण कराया? सिख गुरु कितने थे? कुल सिख आपके गुरु आपके 10 थे, ठीक है। उसमें दोस्तों आपके जो छठवें गुरु थे आपके, उनका नाम आप लोगों को याद है? बिल्कुल याद होगा, गुरु हरगोविंद। इन्होंने दोस्तों अकाल तख्त का निर्माण कराया था। इन्होंने जो आपके सिख थे इनको आपके सैन्य संगठन का रूप दे दिया, सिखों को सैन्य संगठन का रूप दे दिया, और जो अकाल तख्त का निर्माण कराया। और अकाल तख्त को आपके क्या कहते हैं दोस्तों? ईश्वर का सिंहासन भी कहते हैं। गुरु हरगोविंद की बात करते हैं तो आपके ये सिखों के 6वें गुरु थे। और कब से कब तक थे? तो 1606 ईस्वी से लेकर 1645 ईस्वी तक ये आपके सिख गुरु रहे। सन मत याद कीजिएगा, आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, और मन हो तो याद कर लीजिएगा, 1606 से लेकर 1645 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए SSC में क्वेश्चन पूछा गया है ये क्वेश्चन, बट थोड़ा सा आपके अच्छे लेवल क्वेश्चन है। कभी कभी ये ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत बार नहीं पूछते हैं। तो महाराजा रणजीत सिंह के वित्त मंत्री कौन थे? ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो महाराजा रणजीत सिंह के वित्त मंत्री का नाम आपके दीनानाथ था।
क्या था आपके दीनानाथ था। आपसे वित्त मंत्री पूछा गया तो हो सकता है आपसे पूछ लिया आगे कि महाराजा रणजीत सिंह के विदेश मंत्री का क्या नाम था। तो नोट करके चलेंगे कि इनके विदेश मंत्री का नाम था फकीर आपके अजीजुद्दीन। इनके विदेश मंत्री का नाम था फकीर अजीजुद्दीन। इस बात को नोट कर चलिएगा। रणजीत सिंह की यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं तो रणजीत सिंह जो थे, राजा रणजीत सिंह, इन्होंने आप इनको सन 1798-99 ईस्वी में ये आपके लाहौर के शासक बनते हैं, लाहौर के आपके शासक बनते हैं। और सन 1839 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। इस बात को नोट करिएगा। 97-98 में लाहौर के शासक और 98-39 में आपके 1839 में मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वायसराय के समय में पंजाब का प्रसिद्ध कूका आंदोलन हुआ था। आंदोलन से मैं ये क्वेश्चन अवश्य लेता हूँ क्योंकि आजकल इससे क्वेश्चन पूछ ही रहा है। तो अगर आप सभी आंदोलन को विशेष रूप से पढ़ना चाहते हैं तो इसी वीडियो के दोस्तों आपके आई बटन जो है वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी आंदोलन की ब्रिटिश आंदोलन की। तो इसको जाकर बिल्कुल ही आप पढ़ लीजिए, वहाँ पर आपको आपके महत्वपूर्ण आंदोलन पढ़ाए गए हैं। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि किस वायसराय के समय में पंजाब का प्रसिद्ध कूका आंदोलन हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, कि लॉर्ड नॉर्थब्रुक जो था आपके 1872 से लेकर 76 ईस्वी तक आपके वायसराय थे, 76 तक लॉर्ड नॉर्थब्रुक, इनके समय में ही पंजाब का प्रसिद्ध कूका आंदोलन हुआ था। कूका आंदोलन सबसे ज़्यादा किसको प्रभावित किया था, पंजाब को जान ही गए। अब जान लीजिए कि इसका नेतृत्व किसने किया था, इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो सही तो जगह आपके भगत जवाहर मल। किसने, आपके भगत जवाहर मल ने इसका नेतृत्व किया था, भगत जवाहर मल ने। देखिए मैं आपको कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखा रहा हूँ, इसलिए इसको भी नोट करते चलेंगे तभी मज़ा आपको आने वाला है। और हिस्ट्री की ये क्लास आपके प्रत्येक शाम 4 बजे आपको देखने को मिल जाती है, इसलिए इसको बिल्कुल भी आप छोड़ेंगे नहीं। शाम 4 बजे आपको मिलती है। और आपको ये दोस्तों आपकी ये क्लास आपके कब नहीं रहेगी, तो आपको शनिवार और रविवार 2 दिन ये क्लास आपकी नहीं रहेगी। शनिवार और आपके रविवार ये 2 दिन इसकी क्लास नहीं रहेगी। और हफ्ते के पूरे 6 दिन इसकी आपकी क्लास, आपके हफ्ते के पूरे 5 दिन इसकी क्लास रहने वाली है। शनिवार रविवार को इसकी क्लास नहीं हो पाएगी। तो हिस्ट्री की ये 5 दिन की क्लास आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। देखिए, अभिनव भारत नामक संस्था किसने स्थापित की। तो जो अभिनव भारत नामक संस्था है इसकी स्थापना किसने की थी, ये आपसे पूछ रहा है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपके विनायक दामोदर सावरकर। तो विनायक दामोदर सावरकर ने आपके अभिनव भारत नामक नई संस्था की स्थापित की थी। कब, सन 1904 ईस्वी में। सन 1904 ईस्वी में। कहाँ पर, तो महाराष्ट्र में। कहाँ पर, तो महाराष्ट्र में अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापित की थी। एक क्वेश्चन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं बता नहीं सकता क्योंकि कई बार आपसे पूछ लिया गया है। दोस्तों अभिनव भारत नामक संस्था के ही आपके सदस्य थे, इनका नाम तो आप लोगों को पता होगा कि पी.एन. वापट। ये आपके बम बनाने की कला को सीखने के लिए आपके पेरिस चले जाते हैं। कौन, पी.एन. वापट। तो इस प्रकार से आप अभिनव भारत नामक संस्था की किसने स्थापित की, तो विनायक दामोदर सावरकर ने। कब, 1904 ईस्वी में आपके महाराष्ट्र में। और पी.एन. वापट जो इसके सदस्य थे अभिनव भारत की, वो आपके बम बनाने की कला को सीखने के लिए पेरिस चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हमारा एक सुपर क्वेश्चन होगा जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना था। कल भी हमने एक क्वेश्चन आपसे पूछा था जिसका उत्तर मैं आज आपको देने वाला हूं। गोपाल हरि देशमुख को किस नाम से और जाना जाता है, और किस नाम से जाना जाता है। तो गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। लोकहितवादी के नाम से आपके गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। किसके नाम से, लोकहितवादी। जैसे जिस प्रकार से नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है, उसी प्रकार से लोकहितवादी के नाम से आपके गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। दोस्तों कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि संगम वंश का वह कौन सा शासक था जिसने सर्वप्रथम आपके महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। याद है आपको, मैंने ये क्वेश्चन पूछा था। और दुख की बात है कि आप लोगों में से किसी की भी कमेंट नहीं आए। तो महाराजाधिराज की उपाधि किसने धारण की थी, तो आज आप लोग जान लीजिए कि हरिहर द्वितीय ने आपके महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम संगम वंश का शासक था। आज का क्वेश्चन उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसका आंसर तो अवश्य ही दे देंगे कि 4 मार्च। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल का है, जो हमारा सुपर क्वेश्चन होगा। अब हम सुपर क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे। एक क्वेश्चन आपका लास्ट में सुपर क्वेश्चन रहेगा जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना होगा। और अगर आप लोग नहीं दे पाए तो हम अगर दे भी लिए तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो देख लीजिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे लेवल का रहेगा कि 4 मार्च 1931 ईस्वी को, कब, 4 मार्च 1931 ईस्वी को जो गांधी इरविन समझौता हुआ था, इसमें किस आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा की गई थी।
तो 4 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा की गई थी? इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। मैं आप लोगों को कमेंट में आपका लोगों का इंतजार बिल्कुल ही करूंगा। अगर आप लोगों को ये जो हमारे 15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे रोज के, इसकी अगर आपको PDF फाइल प्राप्त करनी है, PDF फाइल प्राप्त करनी है, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। अब आप लोग कहेंगे कि कैसे ज्वाइन करें, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दी गई है, तो उस लिंक से अगर आप जुड़ जाएंगे तो आप टेलीग्राम ग्रुप को जाकर हमारे ज्वाइन कर लेंगे, और जैसे ही इसको ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर सारी PDF आपको शेयर करती जाती रहती है। और दोस्तों आप हमारे ट्विटर को अवश्य ही फॉलो कर लीजिएगा। ट्विटर जो अगर आप हैं, ट्विटर पर जो भी व्यक्ति है वो हमारे ट्विटर को बिल्कुल फॉलो कर लीजिएगा। इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको है, इसको फॉलो कर लीजिएगा आपके ट्विटर को। और दोस्तों हमारा ऑफिशियल नंबर है 9580482638। इस पर हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है, कोई भी सुझाव है, कोई भी जानकारी है, हमसे आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, यह इंपॉर्टेंट सा वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आपके कमेंट में मैं इंतजार करूंगा इस क्वेश्चन के आंसर का। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका आंसर अवश्य ही देंगे। अगले वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं अंकित मिश्र और आप देख रहे हैं एग्जाम तक। धन्यवाद।